बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहान सियासत। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान से जो मुसलसल दरअंदाज़ी हो रही है उससे पाकिस्तान के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बार बार याद दिलाया जा रहा है, लेकिन अफ़गानी तालिबान इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे भारत की। भारतीय बैरिया का गाइडेड मिज़ाइल का जो फ्रिगेट है वो तबाह हुआ है, ब्रह्मपुत्रा। वो क्या पुरस्कार क्यों है इतना, मतलब भारत क्यों इसको छुपाने की कोशिश कर रहा है, इस पर बात करेंगे। भारत के दिफाई बजट पर बात करेंगे। यूक्रेनी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की जो बैठक हुई है उसका तज़किरा करेंगे। शामी सदर के दौरे रूस का जिक्र करेंगे। और फिर बात करेंगे गज़ा में जो इजरायली बर्बरियत जारी है उस पर बात करेंगे। और फिर मौरितानिया का जिक्र करेंगे जहाँ फिर एक दफ़ा कश्ती डूबने से तारिकीन वतन की हलाकत हुई हैं। ये हैं आज के मौज़ूआत। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब साहब और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये जो अफ़गानिस्तान का मामला है जी ये संगीन से संगीन तो चला जा रहा है, और इसमें अगर हम पूरे मामलात को देखें तो दिसंबर के 30 और 31 दिसंबर को जो जो मामला हुआ था उसमें जो लोग शहादतें हुई हैं, और इस पर के बाद में 18 मार्च को 7 फ़ौजी हमारे शहीद हो गए। फिर इसके बाद में 17 और 18 को हमने फिर जो है वहाँ पर ऑपरेशन किया है, उसमें उनके 8 आदमी दहशतगर्द हलाक हुए हैं। और फिर आप मार्च की बात कर रहे हैं ना, 17-18 मार्च। जी 18 जी मार्च को जो ऑपरेशन किया है उसमें जो सहरा जो नामी जो था वो जो उनका जाना उसका नाम था, उर्फ जाना, वो मारा गया, उनका कमांडर था। इसके अलावा जो मुसलसल जो मई में हुए वाक़यात, मई में जो वाक़यात हुए हैं दिल-ओ-ज़ोब में हुए हैं, और यहाँ पर भी 3 दहशतगर्दों को मारा गया है। तो अब जी ये मुसलसल जो वाक़यात हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत का, हम जो बार बार कहते हैं, पहले तो ये था कि हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये हुकूमत की इमा पे हो रहे हैं। तो अब ये भी मुमकिन है कि हुकूमत की इमा पे नहीं हो रहे हों। पहले हमारा ये भी ख़्याल था कि ये इनके दरमियान में एक खुफिया माहदा हुआ है अमेरिका के दरमियान में, जो अमेरिका ये चाहता है कि हमसे बदला ले और कि हमने अफ़गानियों की मदद की थी। तो वो उसके लिए उन्होंने IS दाइश को वहाँ पे छोड़ा हुआ है, और तहरीक तालिबान TTP को छोड़ा हुआ है, और वो फिर मुसलसल ये लोग हमले हम पर कर रहे हैं। फिर इसके बाद में एक दौर ये भी आया था कि एक ज़माने में हमने इनसे बातचीत भी की थी, लेकिन इसकी बातचीत का नुकसान ज़्यादा हुआ क्योंकि ये लोग आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए हैं कोई बड़ी तादाद के अंदर, और जिसकी वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं, और वो अब इतना आसान नहीं रहा है। फिर एक दूसरा जो मामला है वो ये हो रहा है कि चमन के बॉर्डर पर लोग जो है बहुत सारी बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब ये हमारी रास्ता खोलो और यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई यहाँ पर जो ड्यूरन लाइन है उसको जो है आप बिल्कुल खोल दें। तो वहाँ पर आकर ये लोग करते हैं, वो बाद ये कहते हैं कि भाई वहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, तो रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं साहब आप हमें मार दें, हम जाएँगे तो पाकिस्तान में ज़रूर आएँगे। और फिर उनकी तो बात वो तस्लीम कर ली गई, अब वो वही शनाख्ती कार्ड दिखाएं और आ जाएं। हाँ, तो वो शनाख्ती कार्ड की बात भी गलत है ना, कि वो आके फिर यहाँ कहीं गायब हो जाएंगे, फिर दहशतगर्दी करेंगे। तो वो तो एक बड़ा मसला है कि आप जी इनकी बात मानते रहेंगे तो ये होता रहेगा। तो दिसंबर 2023 से लेकर अब तक जो है बड़े अफगान हमले हुए हैं। रवां साल 18 मार्च को पाकिस्तान TTP के अफगान ठिकानों को निशाना बनाया था, ये मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन मसला ये हो रहा है कि हुकूमत अफ़गानिस्तान हमारे साथ इस मामले में ताउन नहीं कर रही है। अगर तो ये ख़बरें आ रही हैं कि जो फ़िज़ाई हदूद है अफ़गानिस्तान की, उसके पर अमेरिका ने अपने ड्रोन के ज़रिए से उस पर कब्ज़ा किया हुआ। अब मुझे ये लगता है कि जो इलाका जात हैं जहाँ पर कि ये लोग छुपे हैं, बहादुर ग्रुप जो है वो जो जहाँ छुपा हुआ है वहाँ पर उसकी वो ये लोग हिफाजत कर रहे हैं। पहले जब ये होता था कि तोरा बोरा के इलाके में जब ये दाइश जहाँ छुपी हुई थी, तो वहाँ पर भी ये अफ़गानी तालिबान को आने नहीं देते थे। हमें उम्मीद ये थी कि जो तहरीक अफ़गान तालिबान है, ये जब हुकूमत में आएगी तो ये हमारे साथ ताउन करेगी, जिसमें हमें नाकामी हुई है। और इसके अलावा आज भी जो है वहाँ जो जो एक पश्तून की तरफ से हो रहा है और एक बलोचों की तरफ से हो रहा है। तो दोनों को जो है वो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और इंडिया के दरमियान में इसके दरमियान में कई मुज़ाकरात हो चुके हैं, और उसमें शायद ये कहा गया कि इस मामला को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि आपको याद करें कि नेतन्याहू के बारे में हमने ये बार बार कहा था। फिर जो बाइडन के बारे में, जो बाइडन को आप याद करें कि आपको जो अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान की ग्रेटर बलूचिस्तान का जो मंसूबा है, जी जो और ग्रेटर अफ़गानिस्तान का जो मंसूबा है, उसको हम
यूनॉन प्लान भी कहते हैं और उसको कर्नल पीटर राफ प्लान भी कहते हैं, क्लीन वाश प्लान भी कहते हैं और बाइडन प्रोग्राम भी कहते हैं। तो अब ये उसने ये कहा है कि बाइडन ने कि मैं आयरिश जो है यहूदी हूँ, सैनी हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि मैं वहाँ से आया हूँ और मैं यहाँ का सदर बन गया हूँ। तो अब मसला ये है कि वो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको हवाला देना ज़रूरी है कि इन लोगों ने मिलकर एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है मुश्तरका महाज बना रखा है और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर की नज़र है, जो फिर वो लेकिन बहरहाल ये हो नहीं सकेगा, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि इस किस्म के कामों की जो है पाकिस्तान इजाज़त दे। जिस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। तो अब बात ये है कहने की कि जो हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि अगर वहाँ पर वो सिविल वार कराती है या ये सिविल वार खुद ब खुद हो जाता है, उसको रोकते हम नहीं हैं, जो स्पिल ओवर होगा वो पाकिस्तान में आएगा और वो लोग जो है अफगानी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आ जाएंगे, जो कि हमारे फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा अगर इनके आपस में लड़ाई शुरू होती है। तो हमारा अब ये ख्वाहिश है कि ये जो इनके अंदर जो है इनसे मुज़ाकरात करें, इनसे बाहम इनकी रजामंदी लें और इनको राज़ी करें कि भाई इस किस्म की बातों से आपका नुकसान होगा अल्टीमेटली, जैसे कि हमारा हो रहा है कि हमने आपकी मदद की है, आप हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए जी। तो आप हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, हम आपका साथ ना देते तो न तो आप रूस पे फतह हासिल कर सकते थे, ना आप अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग जीत सकते थे, ना आपके मुज़ाकरात होते। तो ये जो कुछ भी बात आप कर रहे हैं ये पाकिस्तान के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब वो जो है वो कुछ इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जो गलत है, वहाँ पर कुछ ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं और वो फिर भी अगर आपके साथ में बरादराना सलूक करते हैं तो उसका आपको शुक्रगुज़ार होना चाहिए। उसका ये नतीजा नहीं होना चाहिए कि साहब ये हमारे मुतालबात मान लिए तो आपको शनाख्ती कार्ड दे दिया है कि वजह से आपको आने दे रहे हैं पासपोर्ट की बजाय। तो पासपोर्ट आप अपना बनाए ना, इसमें क्या बात गलत बात क्या है कि वो अलग मुल्क है ये अलग मुल्क है, इसमें दो आए तो नहीं है। यही तो तस्लीम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं है, हम बॉर्डर को मानते ही नहीं है। नहीं मानते तो नहीं है, लेकिन भाई बॉर्डर लाइन तो फिर सारी दुनिया ने मानी हुई ना, फिर वो ईरान के बॉर्डर को भी क्यों नहीं मानते, ईरान ताजिस्तान के बॉर्डर को क्यों नहीं, उसके जो अज़रबैजान की बॉर्डर क्यों नहीं मानते जी, वो भी तो ड्यूरल लैंड है ना, वो कहाँ से आ गई है। तो मेरे साहब ये देखें इसके ताने बाने वही मिलेंगे जो आप बार बार कहते हैं दोहा मुआहदा में क्या दुआ हुआ मादा है। हुआ है वो है, या फिर अमेरिका क्या जो हमारे से बदला लेना है हमारे एटमी प्रोग्राम पे जो उसकी नज़र है, उसमें एक और ख़राबी की बात हो रही है जी कि हमें बार बार ये IMF के ज़रिए से ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं जो कि ख़तरनाक अमल है। अब 7 अरब $7 का नया पैकेज देने की चाह रहे हैं, फिर 101 मिलियन डॉलर जो है उसमें दिया, अभी दिया नहीं है, बिल भेजा गया पाकिस्तान को दहशतगर्दी और जो है वो coalition support क्लाइमेट fund में होता है, चेंज के मैनेजमेंट के लिए आ जाए। जी तो ये नॉर्मल है, ये शुरू से देते हैं। 101 मिलियन डॉलर क्या चीज़ होती सकती है जिस मुल्क के ऊपर 130-140 बिलियन डॉलर का कर्जा हो, उसमें 101 मिलियन डॉलर क्या ऐसी सकती है। अच्छा, अब बात ये है कि जो यानी इनके जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये इन्हें कर्ज बढ़ता जा रहा है और ये मसाइल अपने यहाँ से जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो वो वसाइल जब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ख़तरनाक अमल है जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है और उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला ऐसा ना हो। मेरे साहब जब बिजली महंगी होगी तो कोई भी कारोबार नहीं चल सकता है। तो बस ये काम तो यही चाह यहाँ रहे हैं। आप एक किसी ने एक हमें मजमून भेजा है जी कि उन्होंने एक मिसाल दी है कि एक किसी की मिसाल दी, मैं देना नहीं चाहता, कि वो उसका काम ये था कि उसको ये काम कर ले क्या कर में वो जो भूख की वजह से वो काट खाए उसको इंसान को। तो वो एक ख़तरनाक अमल है और वो वही तरीके पे कहते हैं कि जा रहे हैं। वो जो एक पाकिस्तानी ने लिखा है यहाँ पर कि ये सारा यकीन मान लें कि उसने पाकिस्तानी था, अमेरिकन था, उसने ये पाकिस्तानी को बताया कि ये सारा अमल उस काम के लिए हो रहा है। जी, तो वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो नहीं हो। जी वैसे मिर्ज़ा साहब हुकूमत जो है मनसूबाबंदी तो कर रही है कुछ सोलर प्लेट्स के ज़रिए या एनर्जी के दूसरे ज़राए के ज़रिए रिलीफ दिया जाए आवाम को, और काम हो रहा है। सोलर प्लेट के ज़रिए से कहाँ से रिलीफ मिल सकता है? मसला ये है कि फिर जो बिजली इतनी बन रही है वो फिर क्या होगी? फिर नहीं तो फिर उसको बंद करेंगे। वो जो IPPs वाली बिजली है वो हमें चाहिए बंद भी करना नहीं। चाहिए। IPP क्यों बहरहाल उस पर काम हो रहा है। मेरे साहब आप आ जाए एक और मौजू की तरफ। ये अफगानिस्तान वाला मामला तो इंशाल्लाह मतलब पाकिस्तान कोशिश है पाकिस्तान की पूरा अमन तरीके से हल हो जाए। नहीं भाई, करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि हम वही जंग का जो
जी। जंग हम ये उसका इसके मुतामिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो नहीं माने तो फिर आपकी बात दुरुस्त है कि फिर हमें वहाँ कार्रवाई करनी नहीं, पड़ेगी। कार्रवाई तो वो करने को अभी फ़िलहाल वो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं किसी का हमें खामखा के फ्रंट जो है वेस्ट पे खोलना चाहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। और इंडिया को रिलीफ देना चाहते हैं। तो इंडिया को रिलीफ, जो भी ताकतें हैं वो इंडिया को रिलीफ देना चाहती हैं, हम तो नहीं देना चाहते हैं। जी मेरे साहब अच्छा जी, भारतीय बैरियर का एक गाइडेड मिसाइल तबाह हुआ है। 20 एयरक्राफ्ट समेत जो है वो फ्रिगेट है जी INS ब्रह्मपुत्रा पुरस्कार तरीके से तबाह हो गया है। उस पर उनका ये ख्याल है कि इब्तदाई तहकीक के मुताबिक 3 सील एहलकारों ने जो अग्नि 5 स्कीम के तहत बैरियर में शामिल हुए थे, जी अग्नि दोस्त जो बंद थे उसके वजह से अग्निवीर के हवाले से वो शामिल हुए थे। जी वो दानिश तौर पर जहाज़ के मिशन को तबाह किया जैसे धमाका। वो ये कहते हैं कि 3 सिख इसमें इन्वॉल्व हैं और वो उसके बाद में लापता हो गए हैं। घरों में छापे के बावजूद कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। वाक़े के रद्दमल के तौर पर भारतीय बैरियर तमाम सिख और मुसलमान एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। बस ये आसान दो कम्युनिटी को उन्होंने हिंदुत्व ने भारतीय कौम को बुरी तरह मुसाफिर किया, जिससे मुतासर किया, जिससे तकसीम बढ़ गई है। सिखों को बर्दाश्त जवाब देगी और अब वो वाज़ेह तौर पर हकूक़ के लिए खड़े हो गए हैं। और खड़े होने का मतलब ये है कि इतने बड़ा बैरियर की गाइडेड मिसाइल बोट को या फ्रिगेट को तबाह करना ये कोई काम आसान काम नहीं था। ये एक बड़ी स्कीम थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो ब्रह्मपुत्रा, वो भी इनका जो कि एक दरिया के नाम पर है, जी जो बहुत बड़ा दरिया है जो कि चीन से आता है, तिब्बत से आता है, वो उसके नाम पर ये जहाज़ था। उसको तबाह किया। अब उसमें जो आदमी 20 एहलकार समेत 32 अफराद टोटल हलाक हुए हैं। जी 20 तो नेवी के अफसरान हैं। और इंडियन मीडिया जो है इस खबर को दबा रहा है। जी दबा रहा है, तो वो दबेगी नहीं। अच्छा जी, अब भारत का जो दिफाई बजट है उस पर बात कर रहे हैं। जी भारत का जो दिफाई बजट है वो पहले 72 अरब रुपये था, अब 3 अरब डॉलर तक था। अब वो अब 75 अरब डॉलर कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से दुनिया के दिफाई एतबार चौथा बजट बन गया है। जी यानी अमेरिका, रूस, चीन के बाद में भारत आ गया। जी तो अब उसका 75 अरब, लेकिन अब उसका मुकाबला ये नहीं है कि उसका जो है चीन का जो है वो 227 बिलियन डॉलर है। अमेरिका का तो खैर ट्रिलियन में है। लेकिन वो उनके फिर मामला भी उतने ही गंभीर बड़े वसी हैं उनके, क्योंकि हर जो भी समंदर हैं जी, बैरल है, पैसिफिक ओशन है और दूसरे जो हैं इंडियन ओशन है, उनका बैरी बेड़ा मौजूद है। वो हर बैरी जगह मौजूद होता है उनका। और बैरी बेड़ा ऐसा से मौजूद होता है कि नीचे जो है उनकी आबदोज होती है जी, जो आबदोज फिर वहाँ पर वो हर जो है वो एक हफ्ते के बाद में उनको वापस लाते हैं, दूसरा स्टाफ जाता है, फिर एक हफ्ते के बाद कोई दूसरा जाता है जी, फिर वो जो 3 महीने हो जाते हैं तो फिर उनको अमेरिका भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से नया स्टाफ आता है जी। तो इस तरह से उनकी आप देखें तो पेट्रोल की और उनके खर्चे जो आबदोज नीचे रहेगी वो एटमी पावर प्लांट होगा वो, लेकिन जो भी होगा तो ख़र्चा तो बढ़ रहा है। जब जहाज़ से आप जा रहे हैं आ रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल जहाज़ हैं जो कि फ़्लाइट करते होंगे हर एक से। मेरे साहब इसमें दो भारत के लिए तो फोकस 2 मुल्क है ना, पाकिस्तान और चीन। ये तुर्किया ने तो तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, तुर्किया एक ताकत बनने जा रहा है। तुर्किया का बारे में ये कहा जा रहा है दुनिया में, अब यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के दरमियान में कोई इत्तेहाद हो गया है, जो कि गलत बात है। हम जी किसी इत्तेहाद पर अब यकीन नहीं रखते हैं। अज़रबैजान के अंदर ये ज़रूर हुआ था कि आर्मीनिया ने अब ये एक प्रॉब्लम आ गया है कि आर्मीनिया ने के जो एटमी पावर प्लांट है उसको उसने अब बहाल कर दिया है। तो वो आर्मी पावर प्लांट के मतलब ये हुआ कि वो आखिरकार में जो वो फिर उनके यहाँ बिजली नहीं थी, उसको ऊपर जाने के लिए 4 फ्लोर पर जाने के लिए लोगों से इजाज़त लेनी पड़ती थी जी। तो और वो बहुत बूढ़े लोग भी जाते थे, पानी की बाल्टी लेने के लिए नीचे आना पड़ता था। अब वो पावर प्लांट चलाना शुरू कर दिया। अब उसका मतलब ये होगा कि वो फिर पावर प्लांट जो है वो चलने के बाद में फिर एटमी ताकत भी बनेंगे। जब ये मसला है जी। मेरे साथ फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे चलेंगे। नाज़रीन, मौसूदा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, अगले मौजू की तरफ आ जाएं। यूक्रेनी और चीन एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है यूक्रेन रूस के दरमियान में जंग को ख़त्म कराने के लिए। बहुत सारे मामला में अहम किरदार ने दूसरी वो फ़लस्तीन के दोनों धड़ों को भी मिलाया है उसने, फतह और हमास। हाँ, फतह हमास को भी। अगर वो उनको मिल जाते हैं तो फिर एक काफ़ी बड़े इसराइल के लिए मुश्किलात तो हो सकती हैं। इससे पहले ईरान सऊदी अरब की सुलह कराया उनका, तो ये काफ़ी यानी जो पावर पर जो जियो पॉलिटिक्स में जी
उसका किरदार और उसका जो वो बढ़ता चला जा रहा है। और ये अमेरिका के लिए मिसाली है। अमेरिका की मिसाल ये है कि वो ये उसने यूक्रेन से क्या कहा कि भाई आप जंग को छोड़कर आप तेहरान की तरफ आ जाएं, जी बजाय इसके कि आप खामखा जंग कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा तो मिलेगा नहीं आपको। तो उनके दरम्यान उन्होंने कहा साहब हम अच्छा तैयार हैं इसके लिए, लेकिन अब इस सूरत पर कि साहब वो रूस जो है वो सिद्ध के दिल के साथ में जी इसमें सिंसियरिटी के साथ में शामिल हो। अब सिद्ध के दिल का क्या पैमाना है? तो वो तो ये तो नहीं हो सकता है कि भाई आपको छोड़ दें, फिर आपको यहाँ पर अमेरिका को ला के बैठाने दें। आप जी आपका इसका आसान तरीका ये है कि आप उसको हटाएं अपने वज़ीर सदर को, तो वो अगर वो हट जाता है तो मामले आपके ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। बिल्कुल। वो अमेरिका के कहने पे चल रहा है, तो रूसी से तो जीतना आपको आसान नहीं है। रूस ने तो फिर जो मनसूबाबंदी की है वो आपको पता ही है, लेकिन उससे उनको अमेरिका को ये परवाह नहीं है कौन तबाह होता है, कौन जीता है, कौन मरता है, किसे खेत तबाह होते हैं, किसे घर तबाह होता है, उसकी परवाह नहीं है। वो उनको अपनी तो ताकत, अपनी ताकत का जो अपने जो सुपरमेसी जो है वो सुपरमेसी जो है, प्राइमेसी जो है उसको बहाल करना चाहते हैं। जी तो ये है बात। तो आप इसमें आप ये देख रहे हैं कि वहाँ पर जो बैठी हुई दूसरी बात जो एक इम्पॉर्टेंट हुई है, उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क के दरमियान रसायत तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। दूसरी जंग के आगाज़ के बाद ये यूक्रेनी वज़ीर ख़ाना का पहला दौरा चीन है। जी तो ये एक बड़ी बात हो गई है कि ये इनको चीनियों की तरफ आ रहे हैं अमेरिका से मायूस होने के बाद। वो चाइनीज़ उनको भी पटा लेंगे कि भाई जी आप भी आ जाएं वन बेल्ट वन रोड वो आ जाएगा, जी। वो आ और जाएगा, वो उससे मुलाकात भी हो जाएगी। चूँकि आपका एक अहम मुल्क है, आप यूरोप के लिए फूड बास्केट हैं, तो बात इसलिए की क्या भाई, पूरा खेत है भाई पूरा, उनका। हाँ मतलब सारा यूरोप का डिपेंड करता है गंदम उस पर, तो इसलिए बेहतर है कि आप इस काम अच्छा में। जी, अब बात यह है कि चीन की सालिसी से जो कि फ़लस्तीनियों के धड़ों में मसालत हुई है, वो उससे पहले ज़रा एक और मौजू है ना, उस पर बात क्या करें आप। बताइए? ये देखिए शामी, चूँकि शामी, दोनों का ताल्लुक है ना, नहीं देखिए शामी सदर का रूस क्रेमलिन जाना, पुतिन जाना, इनका ताल्लुक तो है बहुत कुर्बत का है। इनका तो 2015 से बहुत कुर्बत का ताल्लुक। उनका ताल्लुक यूँ भी है कि जब ईरान और उनके दरमियान में कशमकश हुई तो शामियों ने ईरान की बजाय रूसियों का साथ दिया। जी तो अब ईरानियों का वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब आप वहाँ पे हमला हुआ तो उनके जो 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 मारे गए थे, शहीद हो गए थे उनके आदमी, जी वो उनकी एम्बेसी में हमला कर दिया। यानी कुछ दुनिया के अंदर हिसाब किताब देखो कैसा मुल्क है कि वो जब अमेरिका जाता है तो उसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल होता है। वो कीड़े भी छोड़े जाते हैं उसके होटल में, वो एक अलग बहस है। लेकिन बात यह है कहने की कि उसको परवाह ही नहीं किसी बात की नहीं है, जुल्म की इंतहा हो गई है। और शामी सदर ने पुतिन से मशरक़ कशीद की बात की और उन्होंने कहा कि भाई हम पहले भी आपका साथ देते रहे हैं और हम आपका साथ देते रहेंगे, यूक्रेन में भी हम आपके साथ हैं जी। और मशरक़ी कशीद बढ़ाने में के सिलसिले में हम उन्होंने कहा कि मुझे खत्ते में रूनुमा सूरत हाल के बारे में आपकी राय जानने में काफ़ी दिलचस्पी। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से हम खत्ते में बढ़ने का रुझान देख कर हैं और यही सूरत हाल शाम में भी है। तो उन्होंने पुतिन से कहा कि मुझे बड़ी दिलचस्पी है कि आप क्या कहते हैं। दूसरी जानब बशर का कहना था कि यूरोशाई खत्ते समेत दुनिया भर के हालात के तनाजुर में ये मुलाकात बहुत अहम है। क्रेमलिन की जानिब से इस मुलाकात की मज़ीद तफसील जारी नहीं की गई, तमाम मुमकिन है कि इसमें शाम और तुर्की के माबान सवाई ताल्लुक़ के बहाली के हवाले से भी बात हुई हो। रूस ने शाम में 2015 से अस्करी आगाज़ किया। वहाँ पर एक बात यह है कि शाम इसलिए अहम है, तुर्की में जो शाम के बागी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, तो सदर बशर की हुकूमत गुजार से हटना चाहते हैं। शाम के कई शुमाली मगरबी इलाके अब भी इन ग्रुपों के कब्ज़े में, लेकिन अब मसला ये है कि वो ग्रुप तो हैं, वो अपने वो एक लोकल जंग भी तो है इनकी। तो हुकूमत अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में 25-30 साल तो हो गई है। पहले इनके वाले साहब थे जी, तो हाफिजुल असद, और अब ये हो गए हैं बशर असद साहब। तो ये भी तो अख्तियार का पीछे नहीं छोड़ रहे हैं ना। लेकिन इनके यहाँ भी वैसे आप जो भी कहें, लेकिन वो होता है इलेक्शन, अब वो जैसा भी हो भाई झूठा होता है। लेकिन बात कहने की ये है कि वो जो पीजेंट हैं वहाँ के, जिस पर कि फिर वो ये कहते हैं कि वो फ़िरकावारियत आती है वहाँ पर, जिसको सऊदियों ने इस्तेमाल किया, खाम खा लड़ाई करवाई उनसे बेचारे गरीबों को। जी। तो वो उनको हक़ नहीं मिल रहा है इनकी तरफ से। लेकिन बहरहाल जो भी हो, सूरत हाल तो यही है कि अभी तो सूरत हाल में इजराइल के ख़िलाफ़ तो खड़ा है ना। जी। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, इसको हम कैसे कहेंगे। लेकिन बहरहाल मामला ये है। तो पुतिन का ने सवाल यही किया कि मुझे खत्ते में रूनुमा होने वाली सूरत हाल के बारे में आपकी राय जानने में काफ़ी दिलचस्पी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से खत्ते की कशीदगी बढ़ने का रुझान देख रहे हैं और ये हालत सूरत हाल में है। बशर असद ने भी कहा कि भाई हम आपके साथ रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आपके हर मामले में आपके साथ हैं। तो यूँ बात आपकी अच्छी हो गई इनकी दरमियान में।
तो अब ये जो मुलाकात थी ना, ये ज़्यादातर तो उन्होंने फोकस किया जो उनके यहाँ इंसर्जेंसी रही शाम में, जिस पे वो कंट्रोल है। वो अभी कंट्रोल करते हैं, जी। लेकिन भाई इंसर्जेंसी तो जहन वहाँ बढ़ेगी, इसलिए बढ़ेगी कई वजूहत हैं। एक तो इनकी बहुत देर पर हुकूमत है, देर से हुकूमत कर रहे हैं एक ख़ानदान, तो उसमें फिर जब एक ख़ानदान हुकूमत करता है तो उसमें बहुत से करप्शन बहुत बढ़ जाता है, जुल्म बहुत बढ़ जाता है, एक तरफा सारी कार्रवाई होती है, एक माफियाइज़म हो जाता है। माफियाइज़म हो जाती है। तो वो फिर आखिर में आवाम से तंग आ जाते हैं, अपने भी बगैर होते हैं। अब उसमें होता ही है जिस तरह से शिमाली कोरिया में भी है, वहाँ पर भी कोई निज़ाम ही नहीं, वो खुदा बना हुआ है। जी। कोई आदमी एक लफ्ज़ बोले उसको मार देता है। वैसे मेरे साहब इस तरह के निज़ाम बहुत सारे मुल्कों में है, लेकिन हम ज़ाहिर है उस पर बात नहीं कर सकते। नहीं, ऐसे मुल्कों में नहीं है, ऐसे मुल्कों में दूसरे तरह के हैं, वो खुली दुनिया है। ये तो शिमाली कोरिया तो बिल्कुल बंद दुनिया है भाई। वो तो सिर्फ एक आदमी की हाँ, चलती एक है, आदमी हुकूमत है, सब सारे वहाँ फैसले एक पर आदमी करता है। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जी। अच्छा जी, अब अब आ बहस ये जाए है जी क्या। गाज़ा की तरफ आ जाएं। अच्छा जी, गज़ा पे जब आए तो अब जब पहली बात तो ये हुई कि ये जो बड़ा काम किया है वो तो इसका मामला हो गया। अच्छा, अब गज़ा की जो बात है उसमें अगर आप देखें तो वहाँ पर तो बेचारे अभी तक वो जो सूरत हाल है वो बहुत ही संगीन है, जी। जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि क्या बनेगा आखिरकार में। तो जो मामलात हुए हैं, लेकिन एक बात है मेरे साहब, जी। वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना नेतन्याहू, हाँ, तो एक मॉब उनके सामने जाता है मुजाहरा करने उनके नहीं खिलाफ। मतलब है कि नेतन्याहू को इस बात की परवाह ही नहीं है, वो कोई इंसान नहीं समझता है। लेकिन उन मुल्कों को तो है ना जहाँ वो जाते हैं, जैसे अमेरिका वो गए, अब उनके खिलाफ मुजाहरा शुरू नहीं, हो गया। मजारे हो गए। नैन्सी पेलोसी तक ने ये बात कही कि ये बड़ा बदकिस्मती कि ये पार्लियामेंट से खिताब कर रहा है। बाहर मजारे हो रहे थे जी। और और वहाँ वो अंदर खिताब इसके हर बार खड़े हो उसको तालियां पीट रहे थे जी। पार्लियामेंट के लोग। और यहूदी वो तंजीम का एहतजाज है, वो हाँ, और तो अमेरिका लोगों का है। उन्होंने कहा कि साहब अमेरिका का मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। जी। और नेतन्याहू कहा कि ये बड़ी बात है कि इसराइल ने अमेरिकी कागज़ मुश्तरक इजलास से जब खिताब किया तो गज़ा के जंग में एहतियातियों की तारीफ के पुल बांध देते हुए कहा कि इसराइली अवाम की जान से आपका शुक्रिया अदा करने अमेरिका आया हूँ। जी। फिर अब उसमें नैन्सी पेलोसी का ये कहना है अलेक्जेंडर ओरिया कासियो कार्टिज और साबिक स्पीकर ने पेलोसी ने तकरीर सुनने से इनकार कर दिया था। इस तरह कुछ अरकान खिताब के दौरान भी अपनी नशों से छोड़कर वहाँ से बाहर चले गए, लेकिन कुछ लोग जो है तालियां बजाते रहे, खड़े होकर इस्तकबाल करते रहे उसका, तालियां बजाते रहे। तो कि नेतन्याहू इस इजलास में अभी तकीब जिक्र किए बगैर न रह सके कि इसराइली वज़ीर ने मज़ाहिर को कहा कि तुम लोग अहमक हो और जानबूझ के ईरान का आलाकार बने हुए हो। अमेरिका ईरान की तालियों की गूंज में नेतन्याहू ने गज़ा में सिक्योरिटी कंट्रोल पर बरकरार रखने के लिए अपनी जंगी अज़ाम का इज़हार करते हुए कहा कि अगर हमास हथियार डाल देती तो गज़ा की जंग ख़त्म हो जाएगी। डाल देती है तो उन्होंने कहा मतलब ये होगा कि इसराइल अभी हथियार नहीं डाले हैं, तो अभी तक वो जंग कर रहे हैं। और अजीब बात यह है कि कब की बात हो गई है, अक्टूबर से अभी तक जंग कर रहे हैं। 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है तो 2023 से 2023 से। जी। तो अब जुलाई के 7 महीने और 4 महीने वो जी। अक्टूबर का पूरा लगा लिया, 3 महीने वो 3 महीने वो 10 महीने 10 महीने चल रही है। जी। तो अब आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से। तो नैन्सी पेलोसी ने बहुत अच्छी बात कही, अब तमाम उसकी खराबियों के बावजूद भी। जी। उसने कहा साहब ये इसराइली वज़ीर का अमेरिकी कांग्रेस की तारीख का बदतरीन खिताब था, यानी बहुत ज़्यादा खिताब जो किया उस पर एतराज़ उसने किया कि ये इतना ख़राब था। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने इसराइली वज़ीर नेतन्याहू को मुजरिम को झूठा करार दिया और ये कहा कि ये उनके पर तनकीद भी की। दूसरी जानिब से कहा गया कि गज़ा में ये कबालियों की राय तेज़ कोशिश पर तबसरा खालिस झूठ है। हमारा कहना है कि नेतन्याहू की तरफ से इसराइली अमेरिकी और अलमी राय में गुमराह करने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि साहब हमारे आदमी उन्होंने हमारे आदमी को अगवा किया हुआ इसलिए हम जंग कर रहे हैं। तो ये झूठी बात है, उस आदमी पे जंग थोड़ी हो रही है, वो तो आपकी बदमाशी हो रही है। अच्छा मेरे साहब, मुझे ब्रेक लेकर जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो फिर इस पे यमनियों पे जो उन्होंने हमला किया है और जवाब में यमनियों इसको तो पूरा करें ना अभी तो। जी इसी पे छोड़ने पे इस पे पूरी मुकम्मल बात करेंगे और ये जो यमनियों के खिलाफ कार्रवाई की इजराइल ने, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब, ज़रा ये भाई देखिए, नेतन्याहू जब वहाँ पहुँचे हैं तो अभी वहाँ पर यहूदी तंजीम का कैपिटल हिल में एहतजाज। कैपिटल हिल वो जगह है जहाँ पर कांग्रेस वगैरह है, हुकूमत के दफातर हैं, जैसे कि हमारा इस्लामाबाद का एरिया है, ब्लू एरिया जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो ब्लू एरिया दूसरा है, लेकिन ये तो जो रेड जोन जो कहलाता है, उसमें 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया जो खुद के यहूदी हैं। तो इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज करने वाले फ़लस्तीन के हामी यहूदी मुजाहिरीन कैपिटल हिल की इमारत में दाखिल हो गए, जिसमें 200 से ज़्यादा मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नेतन्याहू की अमेरिकी आमद का सुनकर मुख्तलिफ तंजीमों
और फ़लस्तीन में मज़ारे का ऐलान किया था। तो अब इस तरह हुआ है कि हक़ में नारे लगाए। और ये बात एक अजीब हुई है कि जहाँ पर ये होटल में ठहरा हुआ है, उस होटल में कीड़े छोड़ दिए हैं, और वो उसके अलावा या पार्लियामेंट के करीब भी जो है कीड़े छोड़े गए हैं। और इसराइली जो वज़ीर आज़म को यानी वाटर गेट होटल है वहाँ पर, जी उसके अंदर कीड़े छोड़े गए हैं, और वो कीड़े रेंगते हुए भी नज़र आए हैं कि वहाँ पर कीड़े फेंके गए हैं। तो यही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का अंदाज़ जो है मुजाहरे का दूसरा है। हमारे यहाँ तो पत्थर मारते हैं, वो ये अज़ियतनाक है ज़्यादा। अच्छा जी, नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को काबिल फ़ख्र सेहूनी करार दिया, जो मैं पहले कह चुका हूँ। जी, उनको सर्टिफिकेट दे दिया ना। सर्टिफिकेट दे दिया, और उसने खुद कहा कि वो मैं आयरिश अमेरिकी सेहूनी हूँ, काबिल फ़ख्र हूँ। और मैं इसी वजह से कहता हूँ कि जो हमारा जो ख़िलाफ़ जो प्रोग्राम है, जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है जी, वो नेतन्याहू उसमें शामिल था। शुक्र है कि वो हटा तो है, अभी वो गायब, लेकिन वो फिर भी अपनी बदमाशियाँ जारी रखेगा। तो अब ये बात कहते हैं कि ये जो यहूदियों की हुकूमत थी, तो उसमें कोई मामूली बात नहीं थी ये। तो अब सूरत हाल ये है, बड़ी संगीन है काफ़ी। तो अब जैन साहब, अभी क्या हमारी जो इनका जो सेवनी का की बानी जो है थियोडोर हर्जल ने अपनी डायरी में लिखा है कि इसराइल की सरहदें मिस्र के दरियाए नील से फरात तक जानी चाहिए। वो तो मदीना पर भी हक करते हैं, खैबर भी कहते हैं जी। कि साहब ये तो हमारा हिस्सा है, हम इसे कब्जा करेंगे। मेरे साहब ये यमनियों वाली जो बात है, भाई यमनी एक बहुत गरीब कौम है। पहले जी। तो यहाँ पर ये यूएई ने और सऊदी अरब ने उनके साथ में हमला किया, और दुनिया की कोई ताकत सिवाय सऊदी अरब और यूएई के उनकी मदद नहीं कर सकती थी जी। लेकिन उन्होंने उनको प्रो ईरानी करके और फिर जो उनके साथ में जो किया, उसको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन वो बड़ी लड़ाका कौम है, और वो इनसे बदला लेगी। पहले भी उन्होंने कई जहाज़ों को तबाह किया है। जी। वो कहते हैं कि जो एक जहाज़ पे जो उन्होंने हमला किया था, वो जहाज़ बच गया, और इनका मिसाइल उनसे कुछ दूर पर जाके गिरा। जी। मुमकिन है कि निशाना इतना अच्छा ना हो, रफ्तार उसकी तेज़ हो, और उसकी जो, क्योंकि जब आप किसी चलते हुए जहाज़ पर निशान लगाते हैं, तो आपके निशाने का ये अंदाज़ होना चाहिए कि आपका वो सिस्टम होना चाहिए कि खाली मिसाइल फेंकने से नहीं होता। वो आपको वो निशाने के जो रफ्तार है, उस रफ्तार से अपनी रफ्तार को बढ़ाना पड़ता है जी। या उस हिसाब से बढ़ाना पड़ता है, या वैसे मिसाइल लेने पड़ते हैं। वो आपने किया नहीं, तो अब फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आप जो है, लेकिन कम से कम उनके यहाँ मिसाइल तो उन्होंने दाग के बता दिया ना कि जी नहीं हाँ। उससे देखो ना, ये आपको बात नहीं, जब तक कि आप कोई वाकई डैमेज न करें, जी। तो मिसाइलों से तो नुकसान हो गया ना। फिर उसके जवाब में उन्होंने बड़ा हमला कर उन्होंने दिया। बड़ा हमला किया जी। हाँ, लेकिन फिर उनकी तरफ से उसी जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि जी इसका तो भरपूर, अब जो जंग आपने छेड़ी है तो अब आप जंग लें फिर हमसे। नहीं तो जंग में तो ऑलरेडी वो मौजूद हैं साहब, ऐसी बात जी, तो नहीं लेकिन करें वो ना तो आप। अभी मतलब कार्रवाई कर रहे हैं ना छुप छुप के, जहाज़ रोक लेना। नहीं जहाज भाई, तो उनके पास कोई फौज तो नहीं है ना, वो तो एक छापा मार जंग का एक किस्म की हिजबुल्ला है वहाँ पर। लेकिन मेरे साहब अब वो जो उनके 2-3 साल से जो परेड हो रही है ना, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने कोई फौज डेवलप कर ली है। नहीं फौज वो नहीं, वो शुरू से लड़ाके हैं वो लोग, ऐसी बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं, हमेशा से वो। अब देखिए ना, अगर जो आप कुछ भी आप कर लें, अब रहा भी जो था उस वक्त हाथी लेके आया था जी। मैंने मक्का तो को बड़ी ताकत लेकर बड़ी आया ना, ताकत लेके आया था। हाथी एक ताकत तो फर्जी यूँ थी। आप अगर बात करें तो ये यमनी कोई मामूली लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। हर बार एक चाकू रखते हैं अपने पास, ख़ास किस्म का। वो आप छोटे कद के भी होते हैं, बड़े कद के भी होते हैं, लेकिन बहुत ख़तरनाक होते हैं। दे आर डेंजरस पीपल। जी। और फिर आप शद्दाद की जो वहाँ पर वो भी है, वो जन्नत जो है बना के रखी थी वहाँ पर। तो इस तरह से ये मुल्क बड़ा अजीब गरीब मुल्क है, इसकी बड़ी कहानी है, बड़ी हिस्ट्री है इसकी, मामूली हिस्ट्री नहीं है। तो बहरहाल यमनी जो है वो आसान हदफ नहीं है नहीं है ये इजराइल बात के लिए। नहीं है। वो और जिस जगह वो बैठे हैं वो स्ट्रेटेजिक मामला है, सबसे खतरनाक इलाका है। वो खलीज अदन पूरा बंद कर देंगे फिर। अगर वो पूरा कर गए इसमें तो बड़ी बात हो जाएगी जी। फिर सारी दुनिया जो है उससे मुतासिर होगी, और दुनिया में जो तबाही आएगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि किस किस्म की तबाही आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से मेरे साहब उस इन्हीं सब चीज़ों के लिए वो जो कंबाइन टास्क फोर्स बनाई जाती है, जैसे पाकिस्तान उसका सरबराह वो बना है। टास्क दूसरी है, वो बहरीन तक है। वो बहरीन टू इस इलाके तक का इलाका है, यानी वो उसमें वहाँ पर नहीं जाती है हमारी। जी। वहाँ पर हमारा नहीं, टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो बहरीन है। जी, बहरीन है, मनामा। जी। वो ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका, जो आप इसी जो बात आप कह रहे हैं ना। मतलब वो बहरे अहमर तक नहीं जाते। नहीं नहीं, बहरे अहमर तक हमारे बहरे अहमर तक हम ब्लू वाटर नेवी हैं। जी। यहाँ तक हम अपने जहाज़ों की हिफाजत कर सकते हैं। हमारी
अब्दुल जा सकते हैं, हमारे जहाज जा सकते हैं। जी और बहुत लोगों को हमने रेस्क्यू किया है, इंडिया के लोगों को तक को रेस्क्यू किया। जी हाँ बिल्कुल वो कोई तमीज़ नहीं की है कि साहब ये इंडिया के लोग हैं या किसके लोग जी। हैं। हमने इंसानियत को सवाल एकदम रखा। बिल्कुल ठीक। मेरे साहब इधर ये अब देखें जंगबंदी की बात हो रही थी, लेकिन वो जंगबंदी नहीं हो पा रही है भाई, इस पे कुछ ना कुछ तो करना नहीं तो होगा वो ना। बात ये है कि ये जब तक ये बैठा है आदमी, ये जंगबंदी नहीं चाहता ना नेतन्याहू। नेतन्याहू। ये सबसे ज़्यादा, यदि आप सेवनी है सबसे ज़्यादा इसको। ये दूसरी बात ये है कि ये किसी को इंसान ही नहीं समझते हैं, खुद इन ईसाइयों को नहीं समझते। आप यकीन मान लें, कहते हैं सिर्फ हम ही हैं जो कि असल में जो दुनिया जिसके है, जितनी तादाद हमारी दुनिया की तादाद उससे ज़्यादा तादाद होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए वो मारते हैं आदमी को। आपको वो गैर इंसान समझते हैं, अपने बराबर दस्तर नहीं देते वो। तो अब आप बताइए आप क्या करें। तो बस इसका हल तो फिर वही है जो वो चाहते हैं कि लड़ाई से नहीं हो। तो राय तो फिर कोई बड़ी ताकत लड़नी पड़ेगी ना, रूस को लड़ना पड़ेगा, चीन को लड़ना पड़ेगा। मेरे साहब हैरत की बात है, जो अरब मुल्क हैं, अगर इनकी आप नहीं दिफाई ताकत कुछ का भी अंदाजा नहीं कर लगाएं, सकते ये। आप सबका मजमुआ। पहले जो जंग जिसके अंदर ये लोग भागे हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो एयरफोर्स गई है उसकी वजह से भागे हैं। जी जो इनकी पाकिस्तान ने जो इनको मारा है तो उसके अंदर आप यकीन मान लीजिए कि वो अगर नहीं हो सकता था ये। वरना ये शायद हाँ, और छठी अरब जैसा जंग जो थी वो जीती है इन्होंने, हिजबुल्लाह ने। टेक्निकली, कि वो कोई हदफ हासिल नहीं कर सके। उसके बाद में इन्होंने इसका पीछा किया है। वो जो इनके स्पाइनेज बहुत बढ़ा दिए हैं, उनके अंदर बहुत घुसे हैं। तो लेकिन ये है कि वो जिस जगह वो छुपे हुए हैं, वो वहाँ पर एक ज़माने के अंदर जो गुफाएँ थी, जो 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 पहाड़ के अंदर गुफाएँ हैं, जी उसकी सुरंगों तक ये अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके हैं। ये सिर्फ उनको लेकिन मेरे साहब उनका भी नुकसान अच्छा खासा हुआ है, हिजबुल्लाह का। उनके भी अहम कमांडर्स शहीद हुए हैं जी इस जंग में। जी 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 मेरे साहब एक आखिरी मौजू की तरफ आ जी जाए। आ जाइए। 25 आदमी जो हलाक हुए हैं, 195 लापता हैं। ये मोरितानिया के करीब जो है तारकिन वतन की कश्ती डूब गई है। 300 से ज़्यादा तारकिन वतन से भरी कश्ती उलट गई है। हादसे में 25 अफराद हलाक और 195 से ज़ायद लापता हो गए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने बताया कि अफ्रीकी तारकिन वतन मगरबी अफ्रीका के साहिल से कैनरी जज़ायर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। कश्ती 300 से ज़्यादा मुसाफिर लेकर अफ्रीकी मुल्क गम्बिया से रवाना हुई थी और 7 रोज़ समंदर में गुजारने के बाद हादसे का शिकार हो गई। हादसे में जो मैंने बताया तादाद ये है कि 195 से ज़्यादा मुसाफिर लापता हैं, जबकि 120 जो हैं वो को बचा लिया गया है। जी दूसरी जानिब मनीला के करीब साहिल पर में तेल बरदार जहाज डूब गया, जिसमें 14 लाख लीटर तेल मौजूद था। हमले के 16 अफराद को बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। ताइवान के जनूबी साहिल पर भी एक माल बरदार जहाज डूब गया है। जहाज़ पर मौजूद 9 मल्ला लापता हैं। समंदरी तूफान गेमी के बाइस रेस्क्यू एहलकारों मल्लाहों की मदद को नहीं पहुंच सके। जी तो अब ये बात ये भी हो सकती है कि ये वहाँ तो तूफ़ान आया है, समुद्री तूफ़ान, जी तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन कितने बड़े वाक़यात लेकिन हो ये गए तो हैं। कश्ती- सारे ताइवान में हो गया, जी। मनीला में हो गया, ये मोरितानिया में हो गया, और आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद हो गए हैं। ये तारिकिन वतन का मामला देखिए, छोटी सी बोट होती है, उसमें 300, 250, 500 लोग बैठा अब लेते भाई हैं। अब क्या करें, तो जाहिर है गरीब ये- लोग जो हैं वहाँ भी भूखे मर रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि भाई कहीं जाएं। तो अब जिस तरह कि हमास भी कहता है ना जी कि भाई हमें मरते तो हम वैसे भी हैं, तो हम क्यों ना लड़के मरें। अच्छा मेरे साहब वो बात रह गई, वो जो फ़लस्तीन के तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद पे जो चीन ने काम किया। भाई चीन बहुत बड़े काम में स्ट्रेटजी काम कर रहा है, और जो पॉलिटिक्स के मामला हैं उसके ऊपर उसकी अमल दखल बहुत ज़्यादा है। जी तो वो उसके फिर नहीं हो सकता है कि ये काम इस तरह से जारी रहे। जी तो अब सूरत हाल यूँ है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो वो फिर चीन की जो अपना रसूख बढ़ा रहा है बग़ैर ताकत के। जी ये तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन भी कहता है कि भाई हम चीन का इरादा कोई भी यानी अपनी ज़मीन को आगे बढ़ाना नहीं है, जी वो उसे तैयार करना चाहता है। लेकिन अगर उस पर हमला हुआ तो फिर कुछ ना कुछ वो करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये वो बात उसका बिल्कुल उसूलन हक भी होगा। मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।